तो आज जिस मांग की हम बात करने वाले हैं उसकी स्टोरी यही है कि एक बंदा है यूजलेस सा और उसे एक दिन पता चलता है कि उसके पास 3 महीने बचे हुए हैं जीने के लिए बस। तो अब इस सिचुएशन को जानने के बाद क्या क्या चेंजेस वो अपनी लाइफ में लाता है और क्या क्या वो सीखता है, ये सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें भी पता चलेगा कि मांगा कितनी मस्त है। और हाँ, लाइफ लेसन्स के साथ साथ ये काफी इमोशनल और डीप भी है। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने जब इस मांगा को पढ़ना स्टार्ट करा तो मुझे नहीं लगा था कि मांगा इतनी तगड़ी होगी। मतलब अगर इसकी एक एनिमे मूवी बना दी जाए तो ये योर नेम, आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज और साइलेंट वॉइस तक के लेवल पर आएगी। और हाँ, वैसे ये रंग आज के लिए सही है, मैरून सा, बिकॉज आज की मांगा भी थोड़ा लव के ऊपर होने वाली है। एंड इट्स कंप्लीटली कोइंसिडेंस कि मैंने यही कुर्ता पहना है। ठीक है, मैं ऐसे जान के नहीं पहनता हूँ कि आज मैं ये मांगा कवर कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कलर का कुर्ता पहनूं। ठीक है, तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यारे आई सोल्ड माई लाइफ फॉर 10,000 येन पर ईयर। तो मांगा की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम है कुसुनोकी एंड उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी दोस्त, जिसका नाम है हिमेनो। अब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे बैठे हुए कि वो दोनों बड़े होकर काफी बड़े बड़े काम करेंगे, जो कि दुनिया का हर बच्चा सोचता है। बट जब रियलिटी का थप्पड़ पड़ता है तब हमें समझ में आती है कि सोचने और असलियत में करने में कितना फर्क है। एंड बस अब हमें यहीं से 10 साल आगे ले जाया जाता है स्टोरी में, जहाँ कुसुनोकी जो है वो 20 साल का है और उसके पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं है और वो एक ठकेली सी जॉब कर रहा है जहाँ पर वो काम करते करते ही बेहोश हो जाता है। और उसकी हालत भी इतनी खराब है कि वो अपने कमरे की चीजें बेच रहा है अपने खाने का गुजारा करने के लिए। अब वो एक दिन अपनी पेंटिंग स्केचेस को बेचने के लिए जाता है दुकान पर, तो वहां जब वो शॉपकीपर से बात करता है तो उस बूढ़े को लगता है यार इसकी हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। एंड देन फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी हालत इतनी खराब है और तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम अपनी लाइफ स्पैन क्यों नहीं बेचते थोड़ी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा क्या बोल रहा है, सटिया तो नहीं गया ये। अब वो बूढ़ा कहता है मैं तो ये सब चीजें नहीं खरीदता हूँ, बट मुझे एक जगह पता है जो ये सारे काम करते हैं। एंड देन फिर वो उसे एक एड्रेस लिख कर देता है और उसे वो ये भी बताता है कि हर किसी की लाइफ स्पैन की कीमत अलग अलग लगती है, जिस तरह का वो आदमी होता है या फिर जो जो चीजें वो अचीव करता है उस हिसाब से। जैसे जॉब्स में एक मालिक की कीमत कितनी ज्यादा होती है और एक नौकर की कीमत कितनी कम, उस हिसाब से ही वो तुम्हारी लाइफ स्पैन की भी कीमत लगाएंगे और तुम जितना चाहो उतनी अपनी लाइफ स्पैन बेचकर पैसे ले सकते हो उनसे। अब उसे बूढ़े की बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अब दूसरी दुकान पर जाता है अपनी सीडीज वगैरह बेचने के लिए, जहाँ के दुकानदार से बात करके फिर वो भी उससे कहता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है तो तुम अपनी लाइफ स्पैन क्यों नहीं बेचते। एंड देन फिर उसे वो वही एड्रेस देता है जो उस बूढ़े ने दिया था, सेम टू सेम। और अब उसे सच में इस बात पर बिलीव होने लगता है और वो सोचता है वहां जाकर एक बार चेक करने के लिए। अब एक बिल्डिंग होती है जिसके 4th फ्लोर पर उसे जाना था। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वहां एक नॉर्मल तरह का ही रूम था और वहां एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि वहां की रिसेप्शनिस्ट थी, जिसका नाम था मियागी। अब वो उससे पूछती है आपको क्या बेचना है, टाइम, हेल्थ या लाइफ स्पैन। अब ये समझो कि इन तीनों में से ना वो कोई सी भी चीज बेचेगा वो इसकी लाइफ की मात्रा में कम हो जाएगी। जैसे अगर उसने लाइफ स्पैन बेची तो उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, टाइम बेची तो उसकी टाइम कम हो जाएगा उसकी लाइफ में आगे बढ़ने वाला, और हेल्थ बेची तो हेल्थ। अब उसे लग रहा था कि उसे अपनी लाइफ स्पैन के ना काफी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लगभग 300 मिलियन या फिर 3 बिलियन भी हो सकते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस चीज पर डिपेंड करेगी लाइफ स्पैन कि वो आगे और कितना कमाने वाला है अपनी जॉब वगैरह करके, और जितने भी पैसे वो आगे अपनी लाइफ स्पैन में कमाएगा वो उसे अभी मिल जाएंगे। अब वो एनालाइज करती है और उसे बताती है 3। अब वो सोच रहा था 3 मतलब 3 बिलियन। अब उसके बाद जब वो उसका रिजल्ट निकालती है और उसे दिखाती है तो उसमें सिर्फ 300K येन थे। अब उसे लग रहा था 3 लाख, बस महीने का 3 लाख येन। अगर मैं 80 साल तक भी जीऊंगा तो भी मुझे मिलाकर कुछ 24 मिलियन येन मिलेंगे। लेकिन फिर वो उसे बताती है बेटा ये आपकी 1 साल की लाइफ स्पैन का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की वैल्यू है 300K। आप आगे 30 साल 3 महीने तक जियोगे, इसके हिसाब से आपको हर साल के 10,000 येन मिल रहे हैं। अब उसकी फटके 4 हो जाती है कि 1 साल की कीमत 10,000 येन। अब उस पर और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए वो अपने 30 साल 3 महीने में से सिर्फ 3 महीनों को छोड़ता है और 30 साल की लाइफ स्पैन को बेचकर 3 लाख रुपए ले लेता है। अब उस पर जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे। अब उसने ऑफर इसलिए भी एक्सेप्ट किया क्योंकि वो ये सोच रहा था कि घुट घुट के 30 साल जीने से अच्छा है कि मैं आजाद होकर अच्छे से 3 महीने जी लूं। अब वो दारू पीकर घर आकर सो जाता है और अब उसे एक सपना आता है जहाँ उसकी दोस्त हिमेनो और वो थे, और उन्हें एक दूसरे की बातें भी याद आती है जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों बड़े होकर काफी बड़े बड़े काम करेंगे। एंड देन तभी सुबह सुबह उसकी दरवाजे की घंटी बजती है और वो गेट खोलता है तो सामने वो लड़की खड़ी हुई थी, मियागी।
जिसने उसे लाइफ स्पैन बेची थी, वो कहती है कि वो आज से उसकी ऑब्जर्वर है और अब से वो उसी के साथ रहेगी। अब क्या होता है ना कि जिनकी भी लाइफ स्पैन 1 साल के नीचे आ जाती है, उन पर नजर रखने के लिए वो कंपनी वाले भेजते हैं एक ऑब्जर्वर, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 1 साल ही बचा हुआ है जीने के लिए, तो अपने अंत को वो पास आते हुए देख वो पागल हो जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। इसलिए वो कंपनी वाले लोग उन पर नजर रखने के लिए एक ऑब्जर्वर को रखते हैं, ताकि अगर ये कुछ भी उल्टा सीधा काम करें तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर दें, और ऐसा होते ही उनकी लाइफ उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगी। अब क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए थे, इसलिए मियागी अब इसके साथ रहने के लिए आ जाती है। अब कुछ लोगों को ये काफी अजीब लग रहा था कि यार अब ये बंदी उसके साथ रहेगी 24 घंटे, वो भी। एंड अब उसे लग रहा था कि यार वो खुल के चीजें नहीं कर पाएगा जो भी उसे करनी थी। थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो प्राइवेसी में होती हैं। अब अगले दिन कुसुनोगी ना बैठ कर ना लिस्ट बना रहा था कि उसे ना अब क्या क्या करना है इन 3 महीने में। अब उसने पॉइंटर्स लिख रखे थे और एक पॉइंट पे उसने लिख रखा था, टेल हिमोनो हाउ आई फील अबाउट हर। वही इसकी दोस्त जो 10 साल पहले थी, बट अभी 10 साल से ये उसके कांटेक्ट में नहीं था। अब पीछे से आती है मियागी और उसे कहती है करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। वो कहती है एज अ ऑब्जर्वर मुझे फ्यूचर की प्रेडिक्शन पता है, जो भी आगे होगा। वो कहती है कि शायद अब हिमोनो को ना तुम याद भी ना हो, क्योंकि 10 साल से तुमने उसे कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। सो व्हाई यू वेस्ट टाइम बाय मीटिंग हर। सो मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मतलब उससे मिलकर तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो। वो कहता है कोई नहीं, तब भी मैं उसे एक बार मिलकर खुद देखना चाहता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा। अब मियागी तो सिर्फ ऑब्जर्वर थी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। उसका काम तो वैसे भी ऑब्जर्व करना है, ना कि उसे फोर्स करना कि ये करो वो करो। अब हम देखते हैं जो मियागी थी ना, वो हर जगह कुसुनोगी का पीछा करती थी, चाहे वो बाहर जाए, शॉपिंग पर जाए, कहीं पर भी। और वो अपना खाना वगैरह भी खुद ही बनाती थी और रात में भी वो बैठकर सोती थी ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुसुनोगी बैठा था और डिसाइड करता है कि वो अपनी जिंदगी को बदलेगा और एक नया इंसान बनेगा। बट देन फिर मियागी उससे कहती है कि एक कड़वा सच बताऊं तुम्हें, कि जब तुम आगे 30 साल में नहीं बदल पाए तो अभी ये 3 महीने में क्या बदल लोगे। अब वो सब कहता है तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, तो क्यों ना तुम मुझे बताओ। वो कहती है हाँ, वो चीजें जो हो सकती थी अगर तुमने ये डील ना करी होती, तो ऐसा कह सकते हैं वो दूसरी टाइमलाइन की चीजें हो चुकी हैं अभी। एंड देन फिर वो उसे बताती है कि उसकी जिंदगी वो आगे कैसे जीता है। वो बताती है कि इस एज में तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस अपना कॉलेज वगैरह किया और उसमें भी तुमने बहुत कुछ उखाड़ा नहीं, और फिर ग्रेजुएशन के बाद तुमने कुछ छोटी मोटी नौकरी करी, क्योंकि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, और इस घटिया जॉब की वजह से भी तुम काफी डिप्रेशन में रहने लगे। एंड देन फिर दारू वगैरह भी तुम्हारी चालू हो गई। उसके बाद तुमने अपनी 30s में तुमने बाइक राइडिंग स्टार्ट करना चालू कर दिया, जिसमें तुम्हारा एक काफी तगड़ा एक्सीडेंट होता है और उसमें तुम्हारा आधा फेस और हाथ और टांगे टूट जाती है। अब इसके बाद तुम सोचते हुए हो कि तुम अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लो, बट तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। एंड देन फिर आगे के कई साल तुम ऐसे ही डिप्रेशन में ही बिताते हो और 50 साल की उम्र में तुम्हारी मौत हो जाती है। लव्ड बाय नन, रिमेम्बर्ड बाय नन। अब ये सुनने के बाद वो कहता है यार अच्छा हुआ मैंने अपनी लाइफ स्पैन बेच दी। हम देखते हैं कि एकदम से बाहर पटाखे चलने लगते हैं और उस फायरवर्क्स को देखने के लिए मियागी खड़ी हो जाती है। अगले दिन कुसुनोगी ये सोचता है कि यार कोई बात नहीं, चलो मेरे पास इतनी अच्छी और सुंदर ऑब्जर्वर है, कोई मोटा मिडिल एज बंदा होता तो कितना बेकार रहता। अब इसके बाद कुसुनोगी अपने एक दोस्त नारुसो को एक जगह बुलाता है मिलने के लिए, और वो उससे ना 2 साल के बाद मिल रहा था। वो मियागी को फिर बताता भी है कि वो ना उसे काफी स्कूल टाइम पर चिढ़ाता वगैरह भी था। वैसे तो सही बंदा है, लेकिन कभी कभी वो हद पार कर देता था, और वो स्कूल में भी काफी सारी चीजों में अच्छा था और फेमस भी था, इसलिए मुझे उससे काफी ज्यादा जलन भी होती थी। अब वो ये सोच रहा था बैठे बैठे कि यार मियागी काफी सही तो लगती है, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और अपने दोस्त के सामने फ्लेक्स करूं कि ये मेरी बंदी है। लेकिन फिर मियागी उसे बताती है कि वो एक ऑब्जर्वर है और इसीलिए उसे कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ वही देख सकता है। अब उसका ये फ्लेक्सिंग का प्लान तो फेल हो गया था। अब उसका दोस्त आता है, वो बातचीत कर रहे थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर वो फिर से हद पार कर देता और उसकी ड्राइंग के ऊपर मजाक करता है। अब ड्राइंग का कुसुनोगी का ऐसा रिश्ता है कि वो ड्राइंग में काफी अच्छा था, लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से उसने वो छोड़ दी, और उसे उस पर मजाक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, कि बिकॉज ड्राइंग उसके लिए ना एक इमोशन है और एक सेंसिटिव टॉपिक भी है। अब मियागी भी उसे बताती है उसके हल्के से आगे के फ्यूचर के बारे में कि नारुसे एकदम झूठा बंदा है, ये गंडा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, तुम्हारे मुंह पे ये अच्छाई करता है और पीठ पीछे बुराई करता है। ओरिजिनली ना तुम इससे 2 साल और आगे जाकर मिलते हो
और वहां तुम दोनों की काफी लड़ाई हो जाती है। मे भी अभी ये चीज हो जाए, इसलिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें अभी से इसके साथ कट ऑफ कर देना चाहिए। इस पे इन्वेस्ट करने से भी तुम्हारा टाइम काफी खराब होगा। कुसुनोगी उठता है और कांच के गिलास को अपने हाथ से दबाकर तोड़ देता है उनके सामने। एंड देन फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब कुसुनोगी को एकदम से याद आता है कि उसने और उसके दोस्तों ने स्कूल टाइम पर ना एक टाइम कैप्सूल लगाया था, इसलिए फिर वो दोबारा अपने होम टाउन जाता है जहाँ उसका स्कूल था। और फिर वो जाकर रात में वहीं खुदाई करता है और उसे टाइम कैप्सूल मिल जाता है जिसमें हर बच्चे ने ना एक लेटर लिखा था कि वो आगे 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, और उन्होंने उसमें अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिखा था जिससे वो आगे 10 साल के बाद भी कांटेक्ट में रहेंगे। अब कुसुनोगी एक्चुअली में यहाँ पर आया था हिमेनो का लेटर देखने के लिए। वो ये देखना चाहता था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड में उसका नाम लिखा है कि नहीं, बट उसे उसमें हिमेनो का लेटर मिलता ही नहीं है। अब वो वॉक करते हुए वापस आया था बस स्टॉप पर, लेकिन सुबह तक कोई बस नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं रात गुजारनी पड़ती है। अब कुसुनोगी को ना काफी ऐसा हॉर्नी फील होता है और उसे ना अट्रैक्शन सी फील हो रही थी मियागी से। अब उसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अभी जबरदस्ती करूं तो मेरे साथ कुछ होगा। वो कहती है कि कंपनी वालों तक कांटेक्ट चला जाएगा एंड 10-15 मिनट में तुम टर्मिनेट हो जाओगे। वो कहता है तो मतलब 10 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा, क्यों? अब वो आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर वो पीछे हट जाता है और बैठ जाता साइड में और कहता है तुम सोच रही होगी ना कि यार कैसे फालतू बंदे को मुझे ऑब्जर्व करने के लिए दे दिया। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने पता नहीं कितने घटिया इंसानों को भी ऑब्जर्व किया है, उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं। अब वो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं और कुसुनोगी उससे पूछता है और कहता है कि तुम ऑब्जर्वर कैसे बन गई। वो कहती है कि ऑब्जर्वर भी जो हैं वो भी तुम्हारी तरह ही पैसों की मजबूरी की वजह से बनते हैं। जब तुमने लाइफ स्पैन को चूज किया पैसों के लिए, ऐसे ही मैंने टाइम को यूज किया पैसों के लिए। इसलिए अब जो ये टाइम है ये मेरा नहीं है, बल्कि इस टाइम में मैं दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ और अपनी मन की चीजें नहीं कर सकती जैसा मैं जीना चाहती हूँ। और तुम्हारी तरह ही मेरा भी 30 साल की ये डील हो रखी है, जिसमें से 10 साल तो हो गए हैं और 20 अभी भी बचे हुए हैं। यानी कि मैं अपने 40s में आजाद हो जाऊंगी एंड जैसा जीना चाहूँ तब मैं जी सकती हूँ। वो फिर से पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुमने ऐसा किया। वो बताते हैं कि मेरी जो माँ थी उन पर काफी ज्यादा कर्ज था और जब मैं 10 साल की थी तभी वो गुजर गई। एंड देन फिर वो वसूली वाला बंदा आता है एंड वो मुझे ऑप्शन देता है कि अपनी माँ का कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे पास 3 ऑप्शन, अपनी लाइफ स्पैन, हेल्थ या टाइम में से किसी एक को सेक्रीफाइस कर दो। तो मैंने टाइम को चुना और अब 30 साल का टाइम मेरा उस डेब्ट को चुकाने में ही सेक्रीफाइस हो गया। लेकिन कुसुनोगी कहता है यार तुम्हारी लाइफ का जो पीक टाइम है, जवानी है, वो तो यार इसी में निकल जाएगी, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना बेहतर है। वो कहती है लेकिन मेरी लाइफ स्पैन की ज्यादा वर्थ नहीं थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही 10,000 येन पर साल, इसलिए मैंने फिर टाइम पर ही स्टिक किया। वो सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसकी सिगरेट में से एक सिगरेट मियागी भी लेती है। अब यहाँ दिख रहा था कि वो उसके साथ धीमे धीमे कंफर्टेबल हो रही थी। अब अगले दिन जब वो दोनों बस में बैठे हुए थे तो कुसुनोगी उससे पूछता है हिमेनो को फ्यूचर के बारे में कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। वो बताती है कि 10 साल तक तो वो तुम्हारी साथ थी, देन उसके बाद उसने पढ़ाई चढ़ाई करी एंड 17 साल की जब वो थी तब उसका एक बॉयफ्रेंड बना जिसके साथ उसने कुछ किया एंड वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड देन उसके बाद उसने उस बच्चे को जन्म भी दिया। देन 18 की उम्र में ही उसने शादी कर ली, बट उसके 2 साल बाद ही उसका डाइवोर्स हो गया और अभी करंटली वो 20 साल की है तो वो अपने बच्चे को अकेले ही संभाल रही है। लेकिन बच्चे को संभालना इतना भी आसान नहीं होता और इसी के कारण वो काफी परेशान और डिप्रेशन में भी चली जाती है। एंड देन इसी फ्रस्ट्रेशन के मारे वो 22 साल की उम्र में अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। अब कुसुनोगी ने जो अपना टाइम कैप्सूल से लेटर लेकर आया था वो उसे पढ़ता है तो उसमें उसने लिखा था कि वो 10 साल बाद भी हिमेनो को उतना ही चाहेगा और उससे दोबारा मिलेगा, और इसीलिए वो इस लेटर को ऑनर करने के लिए उसे मिलने का डिसाइड करता है। ऑल्दो हिमेनो की लाइफ इतनी फक्ड है इसके बाद भी। अब अगले दिन वो एक स्कूटर लेकर आता है और वो सोच रहा था अकेले जाने गई, लेकिन मियागी और उसे एक और रूल बताती है कि तुम ऑब्जर्वर से 100 मीटर की दूरी पर भी गए तो तुम्हारी लाइफ स्पैन टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसीलिए फिर वो उसे भी स्कूटर पे बैठा कर अपने साथ ले जाता है अपने होम टाउन। अब क्या हुआ था कि हिमेनो ने ना उसे 3 साल पहले जब वो 17 साल का था तब उसे एक लेटर भेजा था, और जिस एड्रेस पे उसने लेटर भेजा था अब वो वहीं जा रहे थे और वहीं उसका पता लगा रहे थे हर घर जाकर कि वो कहाँ रहती है अभी करंट। अब वो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, रात हो जाती है लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो सोचते हैं शायद रात में वो घर आ जाए, इसलिए फिर वो फेस्टिवल में चले जाते हैं पास ही। अब वहाँ फेस्टिवल में ही कोइंसिडेंटली उसे हिमेनो दिखती है एंड देन फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं और साफ दिख रहा था कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा कंफर्टेबली बात कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 10 साल के बाद मिल रहे हैं। अब हिमेनो को कुछ काम था इसलिए उसे जाना था,
बट देन फिर वो उसके साथ परसों के लिए एक डिनर प्लान कर लेती है। अब इसके बाद कुसुनोकी काफी एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। देन फिर वो मियागी से कहता है कि वो उसे थोड़ा सा ऐसा ट्रेन कर दे, क्योंकि वो इतने सालों से किसी भी लड़की से मिला नहीं है, ना ही डेट वगैरह पर गया, तो वो चाहता था कि वो हिमोनो जैसा एक्ट करके उसे ट्रेन करे कि उसे उससे कैसे बात करनी और उसे इम्प्रेस करे। अब उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, वो उसे सब कुछ सिखा रही थी। देन उसके बाद कुसुनोकी जाता है नाई के पास बाल कटाने, एंड बाल कटने के बाद वो एकदम ही अलग बंदा लग रहा था। मियागी तक शॉक हो गई थी। अब यहाँ पर वो ये भी डिसाइड करता है कि वो अपने 3 लाख रुपए जो उसे मिले थे वो सब के सब हिमेनो को दे देगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस पैसों को लेकर उसकी थोड़ी टेंशन कम हो और आगे जाकर वो शायद सुसाइड ना करे। वो कहता है कम से कम मेरे पैसों से किसी की तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मैं अपने बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं बदल सकता हूँ, मुझे तो मरना ही है कुछ महीने बाद, तो क्यों ना मैं किसी की जिंदगी बचा कर ही मरूं। अब डेट का दिन आता है और कुसुनोगी और हिमेनो बात करते हैं। बातों में पहले हिमेनो बताती है कि उसकी लाइफ में कितना ज्यादा हो रखा है, और वो सब कुछ बताती है जो भी उसे मियागी से पता चला था, लेकिन हाँ वो अपनी वो प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती। अब जो कुसुनोगी था ना वो उसे सब कुछ सच सच बताता है, क्योंकि उसे मन ही नहीं कर रहा था कि वो उसे झूठ बोले। और उसे पता था कि वो उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगी, बट स्टिल वो उसे सब कुछ सच बताता है कि मैं अपनी लाइफ स्पैन बेच दी है और मेरे पास बस कुछ ही महीने हैं जीने के लिए, और यहाँ मेरी एक ऑब्जर्वर भी रहती है मेरे साथ, मियागी, जो हमेशा मुझे देखती रहती है, एंड हाँ मेरे अलावा उसे और कोई नहीं देख सकता। अब इन्होंने कहती है बुरा मत मानना, बट ये सब साफ साफ झूठ लग रहा है। वो कहता है हाँ मुझे लगा था, वैसे भी इस पर बिलीव करना नामुमकिन ही है, बट मैं तुम्हें सच ही बताना चाहता था इसलिए बस बताया। अब इसके बाद वो जाती है रेस्ट रूम, एंड देन फिर वो वापस ही नहीं आती। अब मियागी को वो चेक करने के लिए भेजता है वुमेन्स रेस्ट रूम में, तो वो बताती है कि वो तो यहाँ से चली गई। अब मियागी उसे कहती है मे बी वो तुम्हें पागल समझ रही थी जो भी तुमने अभी बातें करी उसके बाद। लेकिन तभी एक वेटर आता है और कुसुनोगी से कहता है कि सर वो मैम आपके लिए एक लेटर छोड़ कर गई है, और वो लेटर हिमेनो का ही था। अब कुसुनोगी कहता है क्यों मियागी, तुम्हें इस लेटर के बारे में पता था ना, फिर क्यों तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। वो कहती है माफ करना। कुसुनोगी कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम चाहती नहीं थी कि मैं ये जानूं, वरना मुझे हर्ट होता। और इसके बाद वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था टू माय वन एंड ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, पता है मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जिंदगी खत्म करूं। पता जिस टाइम में प्रेग्नेंट हुई थी उस टाइम में काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी और मुझे किसी की जरूरत थी, एंड इसीलिए फिर मैंने तुम्हें लेटर भेजा था, लेकिन तुम वो लेटर पढ़ने के बाद भी नहीं आए, बस तुमने वहां से एक लेटर भेजा। उसी दिन से मुझे तुमसे हेट करने लगी, क्योंकि तुम मेरे लेटर को समझ ही नहीं पाए, और आज भी जब मैं तुमसे मिलने आई तो मुझे रिवेंज लेना था, बट मैंने फिर अपना इरादा बदल दिया, एंड इसलिए फिर मैं यहाँ से चुपचाप चली गई, गुड बाय। अब कुसुनोगी को याद आता है कि हाँ 3 साल पहले इसने लेटर तो भेजा था, बट शायद मैं उस लेटर को समझ ही नहीं पाया कि उसमें वो क्या फील कर रही थी और क्या बताने की कोशिश कर रही थी। मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया। अब वो नदी के किनारे खड़ा था अपने एनवेलप में पैसे लेकर जो उसे हिमेनो को देने थे, एंड देन फिर उन पैसों को वो वहां नदी में फेंक कर उड़ा देता। हम देखते हैं कि कुसुनोगी और मियागी बस स्टॉप पर बैठे हुए थे, एंड वो वहीं बैठी बैठी सो जाती है। अब कुसुनोगी उसे उठाता है और उसे अंदर ले जाकर लेटा देता है, एंड देन फिर थोड़ी देर बाद मियागी आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। अब उस वक्त कुसुनोगी जग रहा था, बट ये बात मियागी को नहीं पता थी, एंड उसे रियलाइज हो रहा था कि वो उसे ऐसे इसलिए सहला रही है क्योंकि उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा है और दया सी भी आ रही है, क्योंकि मेरी जिंदगी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। अब अगली रात हम देखते हैं कि फिर से मियागी जो थी वो बैठ कर ही सोने वाली थी, बट देन कुसुनोगी उससे जिद करता है कि नहीं तुम्हें लेट कर ही सोना होगा। और नोटिस करना यहाँ पर अब वो धीमे धीमे उसे थोड़ा और खोल रहा था। अब इसके बाद ना वो काफी अजीब अजीब चीजें कर रहा था, कहीं ट्रक में बैठकर लेटे लेटे पूरा दिन निकाल दे रहा है, कहीं वो ओरिगेमी से बोट बनाकर उनसे खेल रहा है, और उसे ना वेंडिंग मशीन्स काफी पसंद थी जिसमें सिक्के डालकर कोल्ड ड्रिंक निकाल लेते हैं, तो अब वो उनकी फोटोज खींच रहा है हर जगह जा जाकर और उनकी एल्बम की कलेक्शन बना रहा है। एंड फिर से वो अब अपने होम टाउन जाता है और उधर ना एक बूढ़ी दादी से मिलता है। वो उनके पास बैठता है और कहता है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, बट मैं बचपन में आपकी इस कैंडी शॉप में आकर खेलता था एंड आप मुझे फ्री में कैंडी खिलाती थी। हम देखते हैं कि वो दादी कुछ नहीं भूल रही थी। वो फिर बताता है कि हिमेनो भी मेरे साथ आती थी, एक छोटी सी लड़की, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। अब यहाँ पर वो ये भी रिवील करता है कि जो हिमेनो ने ना जो उसे 3 साल पहले एक लेटर भेजा था, वो लेटर एक्चुअली में 10 साल पुराना था, जो उसने वो कैप्सूल से निकाल कर वही वाला लेटर उसे भेजा था। इसीलिए हिमेनो का जो लेटर था वो उसे टाइम कैप्सूल में नहीं मिला था, क्योंकि वो वही लेटर था जो उसे 7 साल पहले मतलब 3 साल पहले उसे भेज दिया। और उसने वो लेटर मुझे इसलिए भेजा क्योंकि उसे लगा कि मैं ये लेटर देखकर समझ जाऊंगा शायद कि वो क्या कहना चाहती है, बट जब तक मैं ये समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वो उठकर जाने लगता है और कहता है सॉरी दादी जी, आपको इतनी देर मैंने बैठा कर अपनी चपड़ चपड़ सुनाई। एंड देन तभी उसे जाते हुए वो उसे
गुड बाय कहती है, वो भी उन्हें गुड बाय कहता है। अब इसके बाद मियागी के साथ वो स्कूटर पर जा रहा था वापस घर, लेकिन तभी मियागी उसे ना एक जगह ले जाती है वहीं पर पास में, जहाँ एक काफी खूबसूरत लेक थी। और वो वहां पहुंचता है तो वो भी वहां देखकर हैरान हो जाता है। अब वो लेट कर आराम से उस व्यू के मजे लेते हैं। अब वहीं लेटे हुए मियागी उसे बताती है कि जैसे तुम्हारे लिए हिमोनो थी ऐसी मेरे लिए भी था कोई 10 साल पहले। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन जब मैं ऑब्जर्वर बनी देन फिर मैंने उसका पीछा किया और देखा कि क्या वो मुझे अभी भी याद करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके नए दोस्त बन गए और वो चुटकियों में मुझे भूल गया। और वहां मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में मेरी जगह कुछ भी नहीं है। अब इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, वो तो बेचारा मूव ऑन करेगा ही, बट पता नहीं मैं अंदर से चाहती थी कि वो मुझे याद करके थोड़ा सैड होता और मेरे वापस आने का वो इंतजार करता। मे बी इट साउंड्स लाइक सेल्फिश बट दैट्स व्हाट आई फील। अब अगले दिन जब कुसुनागी सोकर उठता है तो वो देखता है कि मियागी वह नहीं थी एंड बस वहां एक कॉपी रखी हुई थी। सामने वो देखता है तो एक मिडिल एज्ड मोटा बंदा बैठा हुआ था। वो बताता है कि मियागी ना अभी 2 दिन की छुट्टी पर है, इसलिए तब तक मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा। वो कहता है तो अब तुम अपने कैसे आखिरी दिन बिता रहे हो और तुमने अपने 3 लाख रुपए के साथ क्या किया। वो कहता है वो तो मैंने नदी में उड़ा दिया ऐसे। और ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है आई एग्री विद यू, मैं अपने उन पैसों से बहुत कुछ कर सकता था। वो कहता है नहीं, मैं इस बात पर नहीं हंस रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा सच में तुम्हारी कीमत 3 लाख ही थी। अब ये सुनने के बाद ये सवाल इसके जहन में ही रह जाता है। अब 2 दिन के बाद जब मियागी आती है तो फिर वो उससे डायरेक्टली बोलता है कि कल जब तुम्हारा सब्स्टिट्यूट आया था ना तो उसने मेरे से एक ऐसी बात की जिसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि तुमने शायद मेरी ना कम वैल्यू लगाई है और वो पैसे शायद तुम खुद रख के अपना फायदा करना चाह रही थी। पर देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम ऐसी इंसान नहीं हो। सो अब तुम मेरे को बताओगी कि मेरी असली वैल्यू क्या थी। वो फिर उसे बताते ही कि तुम्हारी असली लाइफ स्पैन वैल्यू थी सिर्फ 30 येन और बाकी जो उसने पैसे उसे दिए हैं 3 लाख वो उसने अपने पैसे दिए हैं। वो कहती है तुम इतने 30 येन से वैसे भी कुछ नहीं कर पाते और ये वैल्यू सुनने के बाद तुम शायद कर लेते, इसलिए फिर मैंने और पैसे अपने में से ऐड कर दिए और वो डिसीजन बिल्कुल सही था। तुम सिर्फ 3 लाख क्या तुम 300 मिलियन या 3 बिलियन भी डिजर्व करते हो क्योंकि तुम इतने काइंड और अच्छे लड़के हो। फिर उसे ये भी बता दी कि उसने भी कुछ और झूठ बोले थे उससे कि अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा 10-15 मिनट के अंदर। ये बात झूठ थी। ये बात मैं एज अ ऑब्जर्वर दूसरे लोगों को इसलिए कहती थी एज अ सेल्फ डिफेंस, इस डर से शायद वो मेरे साथ कुछ ना करे। और दूसरी बात जो मैंने कही थी कि 100 मीटर के दायरे में ही ऑब्जर्वर के साथ रहना होता है वरना तुम्हारी लाइफ टर्मिनेट हो जाएगी, वो बात भी झूठ थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ जाना चाहती थी इसलिए। सो ये झूठ जो मैंने बोले हैं मैं इनके लिए मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। करना चाहो जो भी पनिशमेंट देना चाहो तुम कर सकते हो, जितना भी क्रूल होना है तुम हो सकते हो। वो कहता है कुछ भी ठीक है एंड देन फिर वो एकदम से उसे कस कर गले लगाता है एंड देन ऐसा करते ही मियागी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है इट इज वेरी क्रूल। एंड देन फिर कुसुनोगी कहता है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो प्लीज तुम मेरे लिए बहुत रोना। वो कहती है हाँ, जब तक मैं जीऊंगी तब तक रोज रहूंगी तुम्हारे लिए। अब यहाँ से कुसुनोगी को उससे प्यार होने लगता है और अब वो फैसला करता है कि उस पर जो ये 2 महीने बचे हुए ना अब इसमें वो पैसा कमाएगा ताकि वो मियागी के जो 20 साल की आगे की डेप्ट है उसे चुका कर उसे आजाद कर सके। बट मियागी उसे कहती है ये सब मत करो, मेरी डेप्ट बहुत ज्यादा है, तुम्हारा जितना टाइम बचा हुआ है तुम इसे अच्छे से स्पेंड करो एंड प्लीज पे मोर अटेंशन टू मी। बहुत दिनों से तुमने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की है। अब इसके बाद कुसुनोगी जाती है उस बूढ़े के पास और उसे एडवाइस मांगता है कि उसे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर उसने अपनी लाइफ को बेहतर करा तो उसकी जो लाइफ स्पैन की कीमत है वो शायद बढ़ जाए। वो कहता है कि अपने पास्ट को छोड़ो और फ्यूचर को अच्छे से जीने की कोशिश करो और अपनी फीलिंग्स को भी बिना डरे खुलकर एक्सप्रेस करो। अब इसके बाद वो दोनों बारिश में एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। तभी उसका एक दोस्त साइड से जा रहा था। तभी कुसुनागी उसे कहता है हे भाई कैसा है, ये देख मेरी बंदी मियागी। उसे तो अब वहां पर कोई नहीं दिख रही थी तो वो कहता है वे पागल हो गया क्या। और अब कुसुनोगी ऐसा ही कर रहा था, वो हर जगह खुलकर मियागी से बात कर रहा था और चाहे दूसरे उसे देख पा रहे हो या नहीं वो उन सब से उसे इंट्रोड्यूस भी करा रहा था। एंड देन फिर वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क वगैरह जाकर बहुत मजे भी करते हैं एंड देन फिर वो बीच पर भी जाते हैं। एंड जब भी वो उसे बात करता है तो आसपास के लोग ना कुसुनोगी को पागल समझने लगते हैं कि साला ये तो खुद ही से बात करता रहता है। लेकिन अब ये सारी चीजें ना उसे अफेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब अगले दिन मियागी से वो पूछता है कि तुझे कहाँ जाना है। वो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उससे पूछता है नहीं बता
कि तुझे कहाँ जाना है, तेरे को कहाँ घूमना है। फिर वो उसे कहती है कि मेरा एक दोस्त था जो मैंने तुम्हें बताया था 10 साल पहले, मुझे एक बार जाकर देखना है कि वो अभी कैसे जी रहा और क्या कर रहा है। अब वो जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो वो देखते हैं कि उस बंदे की अब एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब वो दोनों कहीं अंदर जा रहे थे, लेकिन मियागी उन दोनों का पीछा नहीं करती। तो सुनोगी कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो उनका पीछा करता और अपने गायब होने का काफी फायदा उठाता। वो कहती है क्या फायदा उठाते, एंड देन फिर वो एकदम से उसे किस करता है और मियागी एकदम से शॉक हो जाती है, बट उसके बाद वो भी काफी कंफर्टेबल हो जाती है एंड फिर वो दोनों ही किस करते हैं। अब वो दोनों लव बर्ड्स बन गए थे एंड उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में डिनर वगैरह कर रहे थे। तभी वहाँ के 2 बंदे आकर कुसुनोगी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कि काफी हट्टा कट्टा था और वो एक्चुअली में कुसुनोगी का नेबर था जो हमेशा उसे कोल्ड लुक ही देता था, लेकिन वहां आकर वो उसे उन दोनों से बचाता है। अब उसे कहता है मुझे पता है तुम एक मियागी लड़की के साथ घूमते हो जो सिर्फ तुम्हें दिखती है, वैसे मेरे को पता है ये एक आर्ट फॉर्म है लाइक एक्टिंग, मतलब कि तुम ये बताना चाह रहे हो या फिर ये विश्वास दिलाना चाह रहे हो सामने वालों को कि वो एक्चुअली में कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे आर्ट को। अब ये सुनकर वो भी काफी एकदम शॉक हो गया था एंड देन फिर वो बताने लगता है कि मियागी यहीं बैठी है सामने और उसकी आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, ऐसा कलर है उसका, एंड देन फिर वो उसे हैंडशेक भी करवाता है। अब इसके बाद ऐसे ही होता है और भी सारे जो भी लोग थे टाउन में वो भी काफी एकदम फैसिनेट हो रहे थे और अब उन्हें भी बिलीव हो रहा था कि मियागी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है और फिर वो साथ में टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। तभी एक बंदी कहती है उनमें से कि आप मियागी से कितना प्यार करते हो कुसुनोगी, एंड देन फिर उसके बाद कुसुनोगी उन सब के सामने उसे किस करके दिखाता है। I mean, वो देख नहीं सकते हैं उसे, बट समझ रहे हो ना, अगर तुम एक इमेजिनरी बंदी भी रख रहे हो और तुम्हें दिखाना है कि वो तुम उससे कितना प्यार करते हो तो ऐसी कोई चीज करोगे। समझो बात को एक तरफ, मतलब सिर्फ समझने की कोशिश करो, सिर्फ फील करो, समझो भी मत, फील, जस्ट फील। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कुसुनोगी और मियागी थे वो रात में बैठकर फायरवर्क्स देख रहे थे। अब कुसुनोगी कहता है सब कुछ काफी तगड़ा हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इतनी खुशी आएगी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब मियागी कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ, अभी 1 महीना है हमारे पास। वो कहता है वैसे तुम्हें मेरी विश जाननी थी ना कि मुझे क्या चाहिए। मियागी कहती है हाँ तुम कुछ भी बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है जब मैं मरूं तुम मेरे को भूल जाना पूरी तरह से, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम खुश रहो। लेकिन मियागी इससे साफ मना कर देती है और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे जाने के बाद भी मेरे को 20 साल तक अपने उस कर्ज में रहना है और ऑब्जर्व करते रहना है लोगों को, बट अब हमारे पास 1 महीना है और मैं चाहती हूँ कि इस पूरे 1 महीने हम साथ में रहकर अच्छी मेमोरीज बनाएं ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं इन मेमोरीज को याद कर करके जी सकूं। मे भी तुम इस दुनिया से चले जाओ बट मेरी यादों में तुम हमेशा जिंदा रहोगे। लेकिन फिर कुसुनोगी कहता है कि मुझे भुलाने में ही तुम्हारी भलाई है, मे भी तुम्हें आगे मेरे से भी काफी अच्छा लड़का मिल जाए जो तुम्हें और भी ज्यादा खुश रखे। वो चिल्लाकर कहती है नहीं मिलेगा, एंड देन फिर वो उसके ऊपर कूद जाती है और रोने लगती है। प्लीज अब ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम 1 महीने बाद यहाँ से चले जाओगे, मैं ये जानती हूँ, बट जो मेरे पास अभी टाइम है मैं वो आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ, प्लीज आई एम बेगिंग यू। अब उस रात मियागी उसके साथ सो रही होती है और सोते सोते भी उसके आंसू निकल रहे थे और कुसुनोगी को समझ में आ रहा था कि वो उसके लिए कितना ज्यादा सीरियस है। अब अगले दिन मियागी की 1 दिन की छुट्टी थी, इसलिए वो जाती है और उसका सब्स्टिट्यूट आता है। अब इसी दिन का मौका उठाकर अब कुसुनोगी पहुंचता है उन लाइफ स्पैन वालों के पास, उनकी कंपनी के पास, और बोलता है मुझे मेरे 30 दिन जो बचे हुए लाइफ स्पैन के वो बेचने। लेकिन वहां जो बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है बट इट इज मीनिंगलेस, उनके तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे। उसके बजाय अगर तुम इन 30 दिनों को अच्छे से यूज करोगे पेंटिंग वगैरह करने में जो इसमें तुम अच्छे हो, तो शायद तुम काफी अच्छी फेमस पेंटिंग बना सकते हो जो गैलरी वगैरह में लगे, आगे बुक्स वगैरह में छपे और तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहे। इससे तुम इटर्नल हो जाओगे, मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखेंगे। कुसुनोगी कहता है अगर मैं इटर्नल हो भी गया तो भी मैं उसे देखने के लिए जिंदा तो रहूंगा नहीं, तो क्या फायदा। अब मैं पास्ट के कुछ ग्लिम्स दिखाया जाता है कि सच में कुसुनोगी काफी ज्यादा टैलेंटेड था ड्राइंग में, लाइक मेसी इन फुटबॉल। वो जिस भी पेंटिंग को देखता था वो उसकी बिल्कुल कॉपी बना देता था, वो भी इतनी छोटी एज में। लेकिन बाद में जाकर उसका थोड़ा इंटरेस्ट छूट गया उससे और उसने करना ये छोड़ दिया एंड उसी के साथ उसका टैलेंट भी चला गया। अब कुसुनोगी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने इन बचे हुए 30 दिनों को बेचेगा। वो कहती है मुझे पता है कि तुम इससे क्या करने चाहते हो, बट इसे बेचकर भी तुम मियागी की डेब्ट को नहीं चुका पाओगे। 30 दिन से मियागी के सिर्फ 3 साल कम होंगे उसकी डेब्ट से। वो कहता कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा भी उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मुझे यही सुनकर अच्छा लग रहा है। अब उसका जो वो सब्स्टिट्यूट ऑब्जर्वर था वो उसे कहता है तुम्हारे 3 लास्ट के दिन नहीं ले रहे हो, वो तुम जैसा चाहो वैसा स्पेंड कर सकते हो। एंड देन फिर वो वहां से चला जाता है। अब वो ऑब्जर्वर सोच रहा था कि ये 30 दिन इसके मुझे इसकी आगे की 30 साल की लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल लग रहे हैं। हम देखते हैं कि ये करके कुसुनोगी को काफी खुशी महसूस हो रही थी। अब उसके सिर्फ 3 दिन ही
रह गए थे, इसलिए अब उसके आसपास कोई ऑब्जर्वर भी नहीं था उसकी निगरानी करने के लिए, और वो अकेला था। अब वो अगले दिन निकल जाता है, सोचता है कि अब वो क्या करे। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं सबको बताऊं कि मियागी मेरे साथ ही है, क्योंकि वैसे भी इन लोगों को मियागी तो दिखती नहीं है। अगर मैं कहूंगा भी कि मियागी अभी भी मेरे साथ है तो ये मान ही लेंगे। बट जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करने वाला होता है ना, एकदम से उसे अंदर से कुछ महसूस होता है। वो जाकर बैठता है और उसे रियलाइज होता है कि सच में जा चुकी है उसकी लाइफ से। अब वो वहां पर बैठा हुआ था, तभी कुछ लोग आकर उसे पूछते हैं कि मियागी आपके पास साथ ही बैठी है आज भी। लेकिन फिर वो उन्हें सच बताता है और कहता है कि नहीं, वो आज मेरे साथ नहीं है। और फिर वो उन्हें थोड़ा बहाना वाना बताता है कि हमारी लड़ाई वगैरह हो गई है एंड वी आर गोइंग टू स्प्लिट अप। एकदम से ही ना उसके आंसू भी आने लगते हैं एंड वो रोने लगता है एंड तभी बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। अब वो सब लोग आकर उसे चीयर अप वगैरह करने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कुसुनोगी भी काफी हैरान हो जाता है कि साला ये क्या हो रहा है, इन सारे लोगों ने कभी मियागी को देखा भी नहीं है, स्टिल ये इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। मे बी जो मेरे इमोशंस हैं वो सच में इन्हें रियल लगते थे, इसलिए विश्वास कर रहे थे। मे बी मेरा प्यार उसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से मियागी आती है। एंड अब शॉकिंग की बात ये थी कि सारे के सारे जो भी लोग वहां के थे वो उसे देख पा रहे थे एंड वो हैरान हो जाते हैं कि साला सच में मियागी थी और ये सच बोल रहा था। वो सब कहते हैं आप तो काफी खूबसूरत हो। एंड देन फिर वो उन दोनों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब कुसुनोगी कहता है ये सब कैसे हुआ, ये सब तुम्हें कैसे देख पा रहे। वो कहती है सिंपल, मैंने भी वही किया जो तुमने किया। जब तुमने अपनी लाइफ सोल्ड करी थी ना, तभी सब्स्टिट्यूट वाले ऑब्जर्वर ने मुझे बता दिया था, इसलिए फिर मैंने भी ये चीज कर दी। एंड वो ये भी बताती है कि मेरे पास वैसे और मौका था कि मैं थोड़े दिन आगे जी सकूं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन इसलिए चुने क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जी भी पाऊंगी, इसलिए मैंने पूरी की पूरी अपनी लाइफ स्पैन बेच दी। मेरा उसमें कर्जा भी उतर गया और मेरे पास काफी अभी पैसे भी बचे हुए हैं। तो अभी इन 3 दिन हम दोनों उन्हें साथ में अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं घूमते हुए कहीं पर भी। तो सुनो, ये कहता है मुझे विश्वास है कि ये 3 दिन मेरे आगे के 30 साल से भी बेहतर होंगे जो मैं जीऊंगा अभी। एंड देन फिर वो दोनों चले जाते हैं अपने बचे हुए 3 दिन को फुल्ली जीने के लिए, क्योंकि बाबू मोशा है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और बस यही ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा कमेंट में बताना। एंड अगली बार कौन सी मांगा मुझे पकड़नी है वो ही बताना। और तुम सब बहुत दिनों से कह रहे थे कि जुजुकी नो रोकनिन का 3rd पार्ट डाल दो, तो खुशखबरी, उस पर भी काम चालू हो गया है और जल्दी वो आने वाला है। बाकी तीसरे पार्ट आने से पहले जुजुकी नो रोकनिन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो तुम देख लो यहाँ क्लिक करके, और जिसने देख रखे हैं वो ये वाली मांगा क्लिक करके देखो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।